हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं 9th क्लास के अंदर आज हमारा चैप्टर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कि ट्रिग्नोमेट्री को आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से मैंने जैसे आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था कि प्रीवियस चैप्टर जो हमने कंप्लीट किया उसके अंदर मैंने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ यूज होती है। जब आपको कोई भी हाइट और डिस्टेंसेज आप निकालते हैं तो उस केस में आप क्या यूज करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं। तो इस चैप्टर में आपकी 2-3 चीजें आती है, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब लाइन ऑफ साइट क्या होती है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। एंगल ऑफ डिप्रेशन डिस्कस करेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन डिस्कस करेंगे। तो जिसने जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका कोई भी चैप्टर स्किप ना हो, आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे, आप कोई भी वीडियो स्किप ना कर पाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो करें आज का लेक्चर स्टार्ट। चलिए फ्रेंड, देखते हैं आज के लेक्चर में क्या है हमारे पास। एक बात आती है सबसे पहले लाइन ऑफ साइट कि लाइन ऑफ साइट क्या होती है। अब साइट का मतलब क्या होता है? देखना, देखना ही तो मतलब होता है ना। मान लीजिए कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे खड़ा है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। वो ऑब्जेक्ट की तरफ देख रहा है, वो तो देख रहा है उसकी आई से जो इस ऑब्जेक्ट की तरफ देखने पे कहीं ना कहीं एक लाइन जाएगी ना, मतलब कहीं ना कहीं एंगल बनेगा एक, देखा जाए तो कि यहां से, मगर मैं यहां खड़ी हूं और मैं यहां से ऊपर की तरफ देख रही हूँ तो मेरी आई से उस जिस पॉइंट को मैं देख रही हूँ वहां पे कोई ना कोई एक क्या बन रहा है। अगर देखा जाए तो अगर हम ज्योमेट्रिकली लाइन बनाए तो वो क्या बन रही है? एक लाइन बन रही है, देखने की एक लाइन बन रही है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं इसको? लाइन ऑफ साइट। आई चीजें समझ में। अब मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं इसको? लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। कि उस ऑब्जेक्ट के साथ से आपके आई तक जो लाइन बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। अब होता है, एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन अगर आप सिंपली लैंग्वेज में समझें तो जब आप तो नीचे खड़े हो और ऑब्जेक्ट आपका आपसे आपकी हाइट से ऊपर हो, यानी कि आप नीचे से ऊपर की तरफ, यानी कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ऐसे आपको ऊपर सिर करना पड़ रहा हो अपना। ठीक है, कि अगर मैं ऊपर की तरफ देख रही हूँ तो मेरा एंगल कहाँ बन रहा है? यहां से लेके वहां बन रहा है ना, मतलब लाइन ऑफ साइट ऊपर की तरफ मेरी जा रही है। तो उस केस में एंगल क्या बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। या फिर दूसरी लैंग्वेज में, मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं कि जब भी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब हमेशा एंगल तो किस पे बनता है? दो लाइन से बनता है ना। तो जब भी आपका लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर हो, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर हो जब लाइन ऑफ साइट, तो वो जो एंगल बनता है उसको आप क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जा रही है ना, लाइन ऑफ साइट इसके ऊपर है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। ऐसे ही एंगल ऑफ डिप्रेशन की अगर बात करें, एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब नीचे की तरफ है ना। जब आपका हॉरिजॉन्टल लाइन से लाइन ऑफ साइट नीचे की तरफ है, अब ये देखना लाइन का है, नीचे की तरफ है, तो ये जो एंगल बन रहा है इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन। आई हुई चीजें क्लियर? या फिर देखने का मतलब कि आप ऊपर खड़े हैं, आप तो ऊपर खड़े हैं लेकिन आप ऊपर खड़े होके नीचे किसी चीज को देख रहे हैं, यानी कि आप किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं और बिल्डिंग के ऊपर खड़े होके आप किसी पेड़ को देख रहे हैं, और पेड़ की किसको देख रहे हैं आप? जो फुट है उसका, उसको देख रहे हैं, पेड़ के फुट को देख रहे हैं। तो आप ऊपर से देख रहे हैं ना, ऊपर से देख रहे हैं, तो ऊपर जो आपके आई के साथ जो हॉरिजॉन्टल लाइन का जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। आई चीजें समझ? क्लियर हुआ कंसेप्ट? कोई दिक्कत नहीं है? इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता चल गई है। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या है आपके 9.1 में। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9.1 का क्या है। क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्या है क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है आपको? अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20-meter लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. ये क्या कह रहा है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि रोप के ऊपर चढ़ रहा है, और रोप कैसे बंधी हुई है? ये एक पोल है, मान लीजिए ये आपका ए बी कोई पोल है। ठीक है, वैसे आपकी बुक में भी फिगर दिया हुआ है, ए बी कोई भी पोल है और वो पोल ग्राउंड पे कोई भी एक पॉइंट है, उस पॉइंट से वो रोप
और जो पोल है उसके टॉप पे बंधी हुई है, ऐसे बंधी हुई है रोप। ठीक है, टाइटली स्ट्रेच है, मतलब बहुत ज्यादा टाइट है ये। ठीक है, और इसकी रोप की जो लंबाई है वो कितनी है, 20 मीटर है। तो और जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, यानी कि जो एंगल बन रहा है ग्राउंड के साथ रोप का, ठीक है, इसने बोला है ना, एंड इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल, अब ग्राउंड लेवल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है ना ग्राउंड, नीचे जो ग्राउंड लेवल होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, ऑब्वियस सी बात है। अब ग्राउंड के साथ जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। तो आपको पता करना है कि पोल की हाइट क्या है। अब इसके अंदर हम क्या यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री मैंने पहले ही बताया था कि साइन क्या होता है, कोस क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, कोट क्या होता है, सीकेंट क्या होता है, कोसिकेंट क्या होता है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें अब आपको निकालना क्या है वो देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली है। आपको निकालनी है हाइट ऑफ द पोल, यानी कि आपको निकालना है ए बी, जो कि हमने मान लिया एच। तो लेट हाइट ऑफ द पोल आपने कितना मान लिया, एच मीटर। ठीक है, अब लेंथ ऑफ द रोप कितनी दी हुई है, लेंथ ऑफ द रोप कितना दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द रोप 20 मीटर दी हुई है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, जो चीज हमें दी हो, ठीक है, और जो चीज हमें निकालनी है उन दोनों का रेशियो हम लेते हैं। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करते हैं तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग क्या है आपकी, कि आपको जो चीज निकालनी है और जो चीज दी हुई है उन दोनों का रेशियो ले लीजिए। अब मुझे बताइए, ये एंगल है और ये 90 डिग्री है ना, 90, ग्राउंड के साथ कोई पोल खड़ा है तो ऑब्वियस ही बात है 90 का एंगल बनाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया आपका बेस, और ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और ये क्या हुआ आपका हाइपोटेनियस। ठीक है, अब आपको पता है कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, हमें तो जो निकालना है वो लेंगे, जो दिया हुआ उसका रेशियो। अब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस यानी कि ए बी बाय ए सी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन ऑफ द एंगल होता है। अब साइन एंगल कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया, तो साइन 30 लेंगे और तो कुछ नहीं लेंगे। ठीक है, अब ए बी कितना है एच, ए सी कितना है 20 मीटर, और साइन 30 कितना होता है 1/2। ठीक है, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, 20 मीटर बाय 2 दैट इज इक्वल टू 10 मीटर। यानी कि जो पोल है उसकी हाइट कितनी आई आपके पास, 10 मीटर हाइट। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है। बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आपको दिया क्या हुआ है, एंगल ग्राउंड के साथ एंगल दिया हुआ है, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, रोप की लेंथ दी हुई है यानी कि आपको हाइपोटेनियस दिया हुआ है, हाइट ऑफ पोल निकालनी है यानी कि आपको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। पता क्या है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस आपका क्या होता है, साइन ऑफ द एंगल। ठीक है, करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास। बस आपका ट्रिग्नोमेट्री जिसने प्रीवियस चैप्टर किया होगा वही ये वाला चैप्टर कर सकते, क्योंकि प्रीवियस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो मैंने करवाए थे वो क्लियर होने बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए फ्रेंड्स क्या है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट्स बेंड so that the top of the tree touches the ground, makes an angle 30 degree with it, and the distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. क्या कह रहा है कि ये कोई ट्री है, मान लीजिए ये आपका ए है ये बी है। अब ये ट्री क्या हो गया, बीच में से टूट गया, यहां से मान लीजिए टूट गया, सी पार्ट से टूट गया यहां से। अब यहां से टूट गया तो टूट गया, तो इसका मतलब ये टूटा हुआ पार्ट कहां मिल गया, नीचे जाके ग्राउंड पे मिल गया। अब ये टूटा हुआ पार्ट मतलब ये सी से ये बी यहाँ पे आ गया आपका, ये बी कहां पे आ गया आपका, यहाँ पे आ गया। आई चीजें समझ, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया तो इसका मतलब आपको क्या निकालना है, अब इसने दिया क्या है कि जो टूटा हुआ पार्ट है वो ग्राउंड के साथ कितने का एंगल बना रहा है, उसने बोला ग्राउंड के साथ कितने का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, और फिर क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज। अब फुट ऑफ द ट्री, ट्री का फुट तो ये है यहां से, और जहां पे वो टूटा है, टूट के जो जमीन के साथ जो एंगल बना रहा है वहां से डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का, 8 मीटर डिस्टेंस। आई चीज समझ, आपको क्या फाइंड आउट करनी है, हाइट ऑफ द ट्री। आपको ये फाइंड आउट करना है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, टोटल ए बी आपको फाइंड आउट करनी है। मान लीजिए कि ये आपका टूट के, इसका कोई और नाम लिख दीजिए आप, इसका कोई और नाम लिख दीजिए, यानी कि मान लीजिए ये आपका बी डैश होगा। ठीक है, अब ठीक है कि यहां से टूट के इस पॉइंट का हमने नाम क्या रख दिया, यहाँ पे बी डैश रख दिया। लेट ए बी बी द हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, अब इसका ब्रोकन पार्ट क्या हो गया, सी बी इज द, सी बी इज द ब्रोकन पार्ट
of the tree which touches the ground at the point बी डैश। हमने इसको क्या नाम दिया? बी डैश। अलग नाम इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पे भी आपका ए भी आ गया था, यहाँ पे भी आपका ए भी आ गया, इसलिए हमने इसको नाम अलग दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको क्या निकालना है? हाइट ऑफ द ट्री निकालना। आपको क्या पता है? आपको ये बेस पता है, ठीक है। अब ये वाली हाइट निकालनी है आपको, है ना। अब ये वाला BC तो कितना है? ये वाला पार्ट है ना जो टूट गया, ये वाला पार्ट टूट गया, मतलब ये पार्ट निकालना है और आपने ये पार्ट निकालना है, दोनों ही चीजें आपने निकालनी है। यानी कि आपने परपेंडिकुलर भी निकालना है, आपने हाइपोटेनियस भी निकालना है। तो सबसे पहले आप ये हाइट निकाल दीजिए। ये वाला यहां से लेके यहां तक का आपने क्या मान लिया? h मान लिया। लेट AC इज h मीटर आपने मान लिया। देन आपको क्या पता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस पता है आपको, तो परपेंडिकुलर यानी कि h अपॉन, इन द ट्राइंगल लिख लीजिए, इन द ट्राइंगल CB-A। ठीक है, CB- आपने ट्राइंगल ले ली। H बाय AB डैश कितना होगा आपका? परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट 30 डिग्री। अब टेंजेंट 30 डिग्री कितना होता है? टेंजेंट 30 डिग्री कितना होता है? 1/√3 होता है। तो H आपको फाइंड आउट करना है। ए भी कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है, ये होता है 1/√3। तो H की वैल्यू कितनी निकल के आ गई यहां से? 8/√3 निकल के आ गई। कितनी निकल के आ गई आपके पास? 8/√3। बताइए यहां तक किसी को दिक्कत? कोई भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? अब ये तो सिर्फ इतना पार्ट है, जो टूटा हुआ पार्ट है वो तो ये है। टूटा हुआ पार्ट क्या है आपका? हाइपोटेनियस, है ना। यानी कि हमें क्या टूटा हुआ पार्ट भी तो निकालना है, तभी तो दोनों को ऐड करेंगे, वही तो टोटल हाइट आएगी आपके ट्री की। ठीक है, तो यानी कि आप क्या निकालेंगे? BC डैश आपने निकाला है, यानी कि ये आपका हाइपोटेनियस है, इसको मान लीजिए आप x। लेट B' इज इक्वल टू x मीटर। अब आपको इससे किसी भी तरीके से निकालते हैं, या तो आप हाइपोटेनियस अपॉन बेस कर लीजिए, वहां से भी निकल जाएगा, या हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर कर लीजिए, क्योंकि परपेंडिकुलर भी आपका निकला हुआ है। दोनों में से किसी भी मेथड से कर सकते हैं। चलिए मान लीजिए मैंने ये क्या है? बेस, और ये क्या है? हाइपोटेनियस। अब बेस अपॉन हाइपोटेनियस किया मैंने। बेस कितना है? 8 मीटर। हाइपोटेनियस कितना माना है? x मीटर। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है आपके पास? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस ऑफ 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। अब ये देखिए x को मैं उधर ले जाऊं, cos 30 को नीचे ले आऊं, तो cos 30 नीचे आ जाएगा। तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 16/√3 आ गया। अब ये तो ब्रोकन पार्ट आया, और ये जो पार्ट फिलहाल बचा हुआ है ट्री का, जितना ट्री लंबा अभी फिलहाल बचा हुआ है, और ब्रोकन पार्ट, दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल हाइट आ जाएगी ट्री की। तो दिस इंप्लाइज द हाइट ऑफ द ट्री, दैट इज AB इज इक्वल टू, कितनी हाइट आ जाएगी AB की? ऊपर लिख दूं मैं इसको? थोड़ा सा ऊपर लिख देती हूँ, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा आपका। ठीक है, ऊपर लिख देती हूँ मैं इसको, यहाँ पे लिख देते हैं। द हाइट ऑफ द ट्री इज, हाइट ऑफ द ट्री इज, यानी कि AB आपके पास कितना आएगा? 8√3 और प्लस का 16√3। आई चीजें समझ? क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, तो यहां से ये क्या आ जाएगा आपके पास? AB कितना आ गया? 24/√3 आपके पास। अगर आपको √3 नीचे नहीं रखना है, तो √3 को आप ऊपर भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। मीटर है तो मीटर में चल रहा है, नीचे क्या बन गया? 3 बन गया, तो 3 8 जाए, यानी कि 8√3 मीटर आपका आंसर आ गया। कितना आंसर आया आपका? 8√3। आई चीजें समझ? क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं है? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस इवेल्युएट करने हैं, ऐसे आपको क्वेश्चंस निकालने। ठीक है फ्रेंड, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 आता है। बस क्वेश्चन फिर देखते जाइए, क्वेश्चन में बोला क्या हुआ है उसके अकॉर्डिंग बस आपने क्वेश्चन लिखना है, और कुछ भी काम, एक्स्ट्रा काम कुछ नहीं करना है बस आपने। ठीक है, जो बोला गया है उसको लिखते जाइए, बस जो बोला गया है उसके अकॉर्डिंग आप साइन एंगल, कोस एंगल, टेंजेंट, जो भी पता है हमें वो चीजें हम अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स क्या है। अ कंट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल द 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at the height of 1.5 meter and in is inclined at an angle of 30 degree to the ground, whereas the elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter.
and inclined at an angle 60 degree to the ground, what should be the length of the slide in each case? अब इसके अंदर दो केसेस दिए हैं, दो केसेस दिए। तो जो चिल्ड्रन 5 ईयर से नीचे के हैं, बिलो द 5 ईयर चिल्ड्रन, स्लाइड कैसी बनी हुई है कि जिस हाइट कितनी है उसकी 1.5 मीटर, ठीक है। अब एंगल जो ग्राउंड के साथ स्लाइड का, ऐसे होती है ना स्लाइड, आपकी पार्क में देखा होगा आप लोगों ने, ऐसे होती है स्लाइड। तो एंगल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है? एंगल 30 डिग्री बन रहा है। यहां तक किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। वेयर एज, इसको मान लीजिए सी पॉइंट, जहां पे जो एल्डर चिल्ड्रन है, जो 5 साल से ऊपर के बच्चे हैं, उसके लिए क्या बना हुआ है, उसके लिए क्या प्रिपेयर किया है उसने, कि जो हाइट है स्लाइड की, जो स्लाइड जितनी हाइट पे होगी वो होगी 3 मीटर की हाइट पे। मान लीजिए ये है P, ये है Q, ये है R, और जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है। तो हमें पता करना है कि लेंथ क्या होगी दोनों स्लाइड की हर एक केस में। तो ये तो किसके लिए है? एल्डर चिल्ड्रन के लिए। और ये किसके लिए है? बिलो 5 ईयर्स के लिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहां से सॉल्व कर लेते हैं फॉर द चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स। पहले इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं। लेट ABC, इस ट्राइंगल के अंदर आपके पास क्या होगा? आपको पता क्या करना है? स्लाइड की लेंथ पता करनी है, यानी कि आपकी एक्स पता करना है। तो मान लीजिए कितना है? x मीटर है। लेट AC यानी कि लेंथ ऑफ द स्लाइड इज x मीटर। हमने ये मान लिया x मीटर है। अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अब ये तो बेस ही है ना, बिकॉज दोनों एंगल इसी पे बन रहे हैं। बार बार क्लियर करवाने की जरूरत नहीं है, ये चीजें मैं बहुत अच्छे से आपको बता चुकी बेस क्या होता है जब हमने एंगल रेशियो किए थे, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज किए थे जब हमने। तो यहां से करेंगे तो परपेंडिकुलर यानी कि 1.5 बाय एक्स कितना आ गया? साइन ऑफ 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1.5/2 आपके पास आ गई। तो 1.5/2 कितना होता है आपके पास आंसर देखा जाए तो? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। यहां से क्या आ जाएगा आपके पास? हाँ ठीक है। अब देखना ये साइन, हाँ सॉरी ये 1/2 आएगा ना, यहाँ पे x उधर गया है तो 1/2 इसके नीचे आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। या फिर ऐसे कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू 2 हो जाएगा सिर्फ। x क्या आ जाएगा? 1.5 इंटू 2 यानी कि कितना मीटर आ गया? 3 मीटर स्लाइड की लेंथ आ गई। किसके लिए? जो बच्चे 5 साल से नीचे। अब जो बच्चे 5 साल से ऊपर उसके लिए क्या आ जाएगा? फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, फॉर द एल्डर चिल्ड्रन हमने क्या मान ली? लेंथ ऑफ द स्लाइड हमने क्या मान ली? इसको वैसे ही रहने दीजिए। लेंथ ऑफ द स्लाइड क्या है? PR। क्या है लेंथ ऑफ द स्लाइड? PR। अब परपेंडिकुलर अपॉन PR आपको निकालना है ना, तो परपेंडिकुलर यानी कि 3/PR कितना होएगा? साइन 60 होएगा ना। अब साइन 60 कितना होता है? √3/2 होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा? 3/PR इज इक्वल टू √3/2। हमें तो PR फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? √3PR इज इक्वल टू 6। तो PR की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6/√3। अब √3, अब 6 को क्या लिख सकते हैं आप? फिर से 6 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 2 और डिवाइडेड बाय √3। अब 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू √3 इंटू 2 और डिवाइडेड बाय √3। √3 से √3 कट गया, बच गया कितना आपका? 2√3 मीटर। यानी कि जो एल्डर चिल्ड्रन है उसके लिए जो स्लाइड है उसकी लेंथ कितनी है? 2√3 मीटर है। और जो स्मॉल जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए जो स्लाइड है उसकी लेंथ कितनी आई है आपके पास? 3 मीटर की लेंथ आपके पास आई है। आई चीजें समझ? क्लियर हुआ कंसेप्ट? कोई दिक्कत नहीं है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए फ्रेंड, देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार रफ कर देते हैं इसको, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या दिया। वैसे मेरा काम नहीं है ये सारी चीजें लिखना, फिर भी मैं लिख रही हूँ, ठीक है। मेरा काम है सिर्फ आपको ये चीज समझाना कि एंगल कैसे बन रहा है, कितने का एंगल बन रहा है, दैट्स इट। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस या परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, बस इतना सा काम है, ठीक है। लेकिन फिर भी कर रही हूँ तो आप लोगों की वजह से। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए फ्रेंड्स क्या है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower.
क्या कह रहे हैं कि एक टावर है, ठीक है, उसके टॉप से ग्राउंड पे एक पॉइंट है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? अब ऑब्वियस ही बात है, टावर है तो यानी कि ग्राउंड पे खड़ा है, तो यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। अब कितना एंगल बन रहा है? वो 30 डिग्री बन रहा है। और जो पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, वो कितनी दूर है टावर के फुट से? 30 मीटर की दूरी पे। टावर का फुट ये है, इससे कितनी दूर है वो पॉइंट? 30 मीटर दूर है। आपको क्या फाइंड आउट करनी है? हाइट ऑफ द टावर आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, आपको ए बी आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम क्या मान लेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ए बी इज द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। तो देन इन द राइट एंगल ट्राइंगल, सारी राइट एंगल ट्राइंगल आपने लिखनी है, ठीक है, क्योंकि जितनी भी ट्राइंगल वो सारी के साथ राइट एंगल ट्राइंगल, सीधा ट्राइंगल लिखने की बजाय राइट एंगल ट्राइंगल लिखनी है। इन द राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, आपको निकालना क्या है? हाइट निकालनी है, और पता क्या है? बेस आपको पता है ना? तो ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया? बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है आपके पास? टेंजेंट थीटा। और थीटा कितना है? एंगल कितना है? 30 डिग्री। ए बी आपको फाइंड आउट करना है, बी सी आपको 30 मीटर दिया हुआ है, टेंजेंट 30 आपका 1/√3 होता है। यहां तक किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अब क्या कर देंगे? ए बी कितना आ जाएगा? 30/√3 मीटर। अब कभी भी मैंने बताया रैशनल नंबर होता है, उसको कभी भी डिनोमिनेटर में तो नहीं छोड़ना है, इसका मतलब उसको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे? यहां से √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 से नीचे मल्टीप्लाई। तो नीचे तो क्या बन गया? √3 इंटू √3 3 बन गया, नीचे क्या बन गया? 3। तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 10√3 आपका आंसर आ जाएगा, 10√3 मीटर। तो हाइट ऑफ द टावर कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स आपकी? 10√3 मीटर हो जाएगी। आई चीजें समझ? क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं है? करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अभी। बस जो बोल रहा है ना उसको लिखते जाओ, दैट्स इट। एक ही बात मैं बार बार बोल रही हूँ कि जो बोल रहा है उसको एक बार लिखिए, लिखने के बाद आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए फ्रेंड्स, क्या दिया हुआ। A kite is flying at a height of 60 meters above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground, and the inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string and assuming that there is no slack in the string. क्या कह रहा है ये? कि एक काइट उड़ रहा है, एक, और कितनी हाइट से उड़ रहा है? ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है। मान लीजिए ये आपका ग्राउंड है, ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पे यहाँ पे कोई काइट उड़ रहा है, यहाँ पे काइट उड़ रहा है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि काइट से स्ट्रिंग बांधी हुई है, ग्राउंड से, काइट के साथ ग्राउंड से एक स्ट्रिंग बांधी हुई है, और वो बहुत कैसे बांधी हुई है कि इसके अंदर कोई स्लैक्स नहीं है। स्लैक्स नहीं है मतलब वो ऐसे ऐसे नहीं है, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट है वो, ठीक है। ऐसे काइट उड़ाते हैं आप तो हमेशा आपकी कभी नीचे हो जाता है काइट, कभी ऊपर हो जाता है, तो ऐसे नहीं है कि वो स्ट्रिंग्स ऐसे ऐसे कुछ हो रही है, वो बिल्कुल मतलब काइट अपना बिल्कुल ऊपर उड़ रहा है और एकदम से टाइटली स्ट्रेच्ड है, वो ऐसे काम कंसीडर कर सकते हैं। तो एंगल कितना बन रहा है ग्राउंड के साथ? 60 डिग्री बन रहा है। तो आपको पता करना है कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या होगी। जो ये स्ट्रिंग है, जो हमने काइट के साथ और ग्राउंड के साथ जो बांधी हुई है हमने स्ट्रिंग, उसकी लेंथ कितनी है? यानी कि आपको क्या फाइंड आउट करना है? BC फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज BC। हमें ये चीज फाइंड आउट करनी है। तो इन द ट्राइंगल या इन द राइट एंगल ट्राइंगल BAC, इन द राइट एंगल ट्राइंगल BAC, आपको क्या पता करना है? ये हाइपोटेनियस पता करना है। देखा जाए तो दिया क्या हुआ? परपेंडिकुलर ऑफ वन हाइपोटेनियस क्या होता है? साइन ऑफ एंगल। तो परपेंडिकुलर यानी कि AB बाय BC इज इक्वल टू साइन ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। अब AB कितना है आपका? 60 मीटर है। अब BC आपको फाइंड आउट करना है। अब साइन 60 कितना होता है? √3/2 होता है। कोई दिक्कत नहीं है जी। अब क्या करेंगे? यहां से हम देखा जाए तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब BC उधर जाएगा 20, 60 की और 2 की मल्टीप्लाई 120, और √3 कहां जाएगा? इसके नीचे आ जाएगा। फिर से वही काम, √3 को तो नीचे रखना नहीं है,
तो √3 से ऊपर मल्टीप्लाई और √3 से नीचे मल्टीप्लाई। नीचे क्या बन गया फ्रेंड्स आपका 3 बन गया है, तो 3 से इसको कट करेंगे तो 40√3 मीटर। यानी कि जो स्ट्रिंग है, जो काइट से और जो ग्राउंड के ऊपर जो स्ट्रिंग बंधी हुई है उसकी लेंथ कितनी है टोटल 40√3 लेंथ। क्लियर हुआ कंसेप्ट? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है ना चैप्टर। ये चैप्टर मैं समझती हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सबसे इजी चैप्टर। इसके अंदर करना ही कुछ नहीं, आपने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सारे के सारे एंगल आपको पता है, बस वो एंगल ही आपने लिखने हैं, वहां से आप फटाफट से आप आंसर अपना निकाल सकते हैं। ठीक है, आई चीजें समझ करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, एक्सरसाइज का क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 अभी करेंगे हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या है हमारे पास। A 1.5 meter tall boy is standing at a distance of 30 meter tall building. From a 30 meter tall building, the angle of the elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 degree as he walks toward the building. Find the distance he walked towards the building. उसने कितना distance walk किया है बिल्डिंग की तरफ जाने के लिए, हमें ये पता करना है। अब ये मान लीजिए बिल्डिंग, अब बिल्डिंग की हाइट कितनी दी हुई है, एक बार फिर से देख लेती हूँ, एक बार ले लेती हूँ मैं, चलो बुक कि बिल्डिंग की हाइट कितनी दी हुई है 30 मीटर। 30 मीटर हाइट दी हुई है बिल्डिंग की। अब ये क्या कह रहा है कि जो यहाँ पे एक बॉय खड़ा है और कितना है उसकी हाइट 1.5 मीटर हाइट है। अब उसकी आंखें नीचे तो नहीं होगी ना, उसकी आंखें तो ऊपर ऊपर ही होंगी, तो यानी कि यहां से एंगल बनेगा। और जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है किससे, टॉप से, वो क्या बन रहा है, एक बार तो कितना बन रहा है। अब जैसे जैसे वो बिल्डिंग की तरफ जा रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या करता है, चेंज होता जाता है। पहले कितना एंगल था 30 था, जैसे जैसे बिल्डिंग की तरफ बढ़ता गया एंगल कितना हो गया उसका टोटल 60 डिग्री एंगल। तो हमें बताना है कि कितना डिस्टेंस उसने बिल्डिंग की तरफ ट्रेवल किया है, ये हमें चीजें बतानी। अब हमें क्या पता है, अब देखना ये 1.5 है तो ऑब्वियस ही बात है ये भी कितना है 1.5 है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये आपकी ए बी आपकी बिल्डिंग थी तो ये सी आ गया, तो यहां से ए सी कितना निकल के आ जाएगा 28.5 निकल के आएगा, है ना। अब यहां से देखिए ये आपका 1.5 है, इसको मिला दीजिए, बिकॉज यहां से देखिएगा एंगल ऑफ एलिवेशन तो हमारा आंखों से बनता है ना, तो ये वाला तो हमें मैटर ही नहीं करता है। मेरे ट्राइंगल तो सिर्फ यहीं से बनेगी जहां से हमें हॉरिजॉन्टल लाइन पता होगी। हॉरिजॉन्टल लाइन हमें यहां से पता है, तो ये वाला पोर्शन तो हमें नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो हाइट से बिल्डिंग की हमें कितनी लेनी है यहाँ से, यानी कि ए सी, हमें ट्राइंगल बनाने के लिए क्या लेना है, ए सी लेना है। और इस पॉइंट का नाम हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे, डी। हम आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। करें अभी, चलिए देखते हैं अभी क्या है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर। देखिए इसके इसमें दो ट्राइंगल बनेगी हमारे पास, है ना। इसको नाम लीजिए। अब आपको पता करना है डी, कि उसने बिल्डिंग की तरफ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये डी पता करना है। डी कैसे पता चलेगा, जब इस पूरे में से, जब इस पूरे डीसी में से हम क्या माइनस कर दे, ईसी माइनस कर दे, तो हमारा क्या आ जाएगा, डीई आ जाएगा। यानी कि एक बार तो ट्राइंगल से निकालेंगे हम ईसी, एक बार ट्राइंगल से क्या निकालेंगे डीसी, और डीसी में से ईसी माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा आपके पास, डीई आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, द बॉय travels the distance towards the building is, हमने कितना मान लिया, ये x मीटर हमने मान लिया, कितना मीटर, x मीटर हमने मान लिया। लेट हमने किया कि कितना मीटर ट्रेवल करता है वो x मीटर, इस x मीटर की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी। ठीक है, चलिए अब ले लेते हैं इन द ट्राइंगल ए सी डी। बड़े वाली ट्राइंगल ले ली मैंने ए सी डी, हमें बेस फाइंड आउट करना है ना। अब आपको पता क्या है, परपेंडिकुलर पता है, परपेंडिकुलर कितना है 28.5, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से बनेगा, यहाँ से मैं ऊपर की तरफ देखूंगी तो ट्राइंगल मेरे सिर के ऊपर से बनेगी, यहाँ से बनेगी। जो नीचे वाला पोर्शन है वो इंक्लूड नहीं होगा ट्राइंगल के अंदर, ध्यान रखना ये चीज। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अब इसके अंदर क्या आ जाएगा, इन द ट्राइंगल ए सी डी आपके पास परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 28.5 अपॉन बेस कितना है हमें पता नहीं है, बेस है डीसी। क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल कितना बड़ा है बड़े बड़े ट्राइंगल में 30 डिग्री, ये पूरी ट्राइंगल है ना, इस पूरी ट्राइंगल का एंगल है 30 डिग्री, तो कितना है टेंजेंट 30 डिग्री। अब टेंजेंट 30 कितना होता है 1/√3, यानी कि डीसी की वैल्यू कितनी आई 28.5√3। यहां तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे ही छोटे वाली ट्राइंगल ले लेते हैं, ये वाला ईसी हम निकाल लेते हैं, तो इन द ट्राइंगल ए ई सी,
इन द ट्राइंगल AEC, इस ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर 28.5 और बाय EC इज इक्वल टू टेंजेंट 60। अब टेंजेंट 60 कितना होता है, √3 आपका होता है। तो EC की वैल्यू √3 नीचे आ जाएगा, कितना आ जाएगा 28.5 बाय √3। अब हमें तो क्या करना है, हमें तो DE फाइंड आउट करना है। DE मतलब टोटल में से क्या EC माइनस करना है। तो DE इज इक्वल टू x मीटर, तो दैट इज इक्वल टू DC माइनस EC। तो DC कितना है 28.5 √3 और ये कितना है 28.5 बाय √3। 28.5 कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस 1 बाय √3। अब √3 एलसीएम लेंगे, √3 इंटू √3 कितना होता है 3, 3 माइनस 1 तो कितना है आपके पास 28.5 मल्टीप्लाई 2 बाय √3। अब 2 बाय √3 तो हमें करना नहीं है, अभी पहले इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 28 की और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 97 आपके पास 57 आपके पास आ जाएगा। तो 57 बाय √3। अब √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से नीचे, तो ऊपर करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 57 √3 और नीचे √3 इंटू √3 3। तो इसको कट करेंगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा 19 √3 मीटर। यानी कि कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया बिल्डिंग की तरफ, 19 √3 मीटर वो बिल्डिंग की तरफ बढ़ा। आई चीजें समझ, यानी कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है 19 √3 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, जो चीजें दी हुई है बस उन्हीं को आपने एस्टेब्लिश करना है, एक दूसरे से कनेक्शन देखना है कि क्या कनेक्शन हो सकता है दोनों चीजों के बीच में। ठीक है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, बस वो माइंड में रखिए कि आपको फाइंड आउट क्या करना है। आपको ये पता चल जाएगा ना आपको फाइंड आउट क्या करना है, फिर आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसा लगा है आज का लेक्चर मुझे आपने कमेंट करके जरूर बताना है। अच्छा लगा है तो एक लाइक बनता है फ्रेंड। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और एक बार फिर से बोलूंगी कि जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लेक्चर अटेंड करने में कोई दिक्कत ना आए, आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे लेक्चर की। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हेल्दी माय फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।